आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम क्यूट बॉडीगार्ड है। और एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिंग जिंग है और वो इस ड्रामा का मेन लीड है। तभी हमें पता चलती है कि वो यहाँ पर अपनी फेवरेट राइटर से मिलने के लिए आई है और ये भी पता चलती है कि वो उसकी कॉलेज में सीनियर थी और जिंग जिंग को उसके ऊपर काफ़ी टाइम से क्रश भी था। इसलिए साइड में एक कार होती है, उसमें वो देखकर खुद को सही करने लगती है और उसी कार में हमारी मेन लीड गू भी बैठा हुआ होती है। तभी गू बाहर आती है और वो जैसे ही जाती है तो धक्का मुक्की की वजह से जिंग जिंग गू के ऊपर गिर जाती है, जो देखकर गू तो हैरान हो जाती है और वो जिंग जिंग को साइड करती है और वो यहाँ से जाने लगती है। तो अभी जिंग जिंग देखती है कि उसकी एक स्वेटर की धागा गू की जैकेट में फंस गया है, इसलिए उसे लगती है कि गू एक पवर्ड है। इसलिए वो गू के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन गू तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो यहाँ से उसे कुछ भी बिना बोले यहाँ से चली जाती है। तभी पता चलती है कि गू का फैमिली काफी अमीर है और वो एक कंपनी का ओनर भी है और गू की ग्रैंडफादर उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया हुआ होती है ताकि उसे इस कंपनी का सीईओ बना सके, लेकिन गू तो उन्हें साफ साफ मना कर देती है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने ग्रैंडफादर को देकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर उसकी ग्रैंडफादर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। और दूसरी तरह जिंग जिंग ये सोच रही होती है कि एक दिन उसकी सीनियर को भी उसे ऐसा प्यार हो जाएगा, तो भी वहाँ पर गू से टकरा जाती है, जो देखकर जिंग जिंग को तो काफी गुस्सा आती है और वो जैसे ही गू से लड़ने वाला होती है तो भी वहाँ पर गू की कंपनी की लूक आ जाती है और वो गू को रुकने की कोशिश करती है, जो देखकर जिंग जिंग को ऐसा लगती है कि वो लोग गू को किडनैप करने के लिए आए हैं, इसलिए वो उनसे लड़ने लगती है, जो देखकर गू काफी हैरान हो जाती है और लड़ते वक्त जिंग जिंग एक एम्प्लॉय को जोर से मार देती है, इसलिए उसकी नाकों से ब्लड निकलने लगती है और जैसे ही जिंग जिंग ब्लड को देखती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे ब्लड फोबिया होती है। तो अभी गू उसे संभालती है और जैसे ही ये उसकी असिस्टेंट देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उसके बाद गू जिंग जिंग को लेकर हॉस्पिटल में जाती है और जैसे ही जिंग जिंग का ट्रीटमेंट होती है तो गू उसे देखती है कि जिंग जिंग का कपड़ा सही नहीं है, इसलिए वो जाकर जिंग जिंग के कपड़े को सही करने लगती है। तो अभी जिंग जिंग को होश आ जाती है और उसे ऐसा लगती है कि गू उसकी फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो गुस्से में गू को मारने के लिए जाती है, लेकिन उस टाइम पर यहीं पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है तो वो मुक्का उसके असिस्टेंट को लग जाती है, जो देखकर जिंग जिंग तो काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है और यहाँ पर गू उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग जिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए गू भी उसे कुछ ही बोलता नहीं है। और जैसे ही गू अपनी असिस्टेंट के साथ जा रही होती है तो उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है कि उस लड़की ने आपको छुआ था लेकिन आपको कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि वो कोई ह्यूमन फोबिया होती है, अगर कोई ह्यूमन उसे छू देती है तो वो बेहोश हो जाती है। इसलिए गू बोलती है कि क्यों ना उसे अपने बॉडीगार्ड के लिए हायर कर लेते हैं और ये बात उसकी असिस्टेंट मान जाती है और अगले दिन वो दोनों जिंग जिंग की पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। असल में जिंग जिंग एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी फैमिली कुछ पैसा अर्न करने के लिए उनकी घर को रेंट पर देते थे और उसकी मदर एक सैलून पर काम करती थी और उसकी फादर एक मास्टर आर्ट क्लब चलाती थी। और जैसे ही जिंग जिंग की पेरेंट्स को पता चलती है कि गू यहाँ पर जिंग जिंग को अपनी बॉडीगार्ड हायर करने के लिए आए तो उसकी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो भी यहाँ पर जिंग जिंग आकर अपने पेरेंट्स को बताए थे कि ये वो इंसान है जो कि कल मेरी फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, और ये बात तो उसकी फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों को यहाँ से भगा देती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी ग्रैंडफादर के लोग उसे ढूंढने के लिए आ रही है, इसलिए वो दोबारा से भागते हुए आकर जिंग जिंग की घर में छुप जाती है। तो भी जिंग जिंग नहा कर आती है तो उसे ऐसा लगती है कि उसकी किचन में उसकी मदर है, इसलिए वो अपनी मदर को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। तो गू जाकर जिंग जिंग की हेल्प करती है और जैसे ही जिंग जिंग गू को देखती है तो वो तो हैरान हो जाती है, तभी वो फिसल जाती है और वो जाकर गू के ऊपर पड़ती है। तभी वहाँ पर जिंग जिंग की पेरेंट्स जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत देख कर वो गू के ऊपर दोबारा से गुस्सा हो जाती है और वो गू को यहाँ से भेजने लगती है, लेकिन गू बताती है कि मैं आपको डबल पेमेंट करूँगा, जो सुनकर उसकी पेरेंट्स तो फटाक से मान जाती है, लेकिन जिंग जिंग तो गू के साथ जाने के लिए मान नहीं रही होती है, इसलिए गू बोलती है कि ठीक है मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। और जैसे ही गू अपनी पेमेंट करने के लिए कार्ड देती है तो उसकी कोई भी कार्ड काम नहीं करती, इसलिए गू बताती है कि मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा और वो गारंटी के हिसाब से आपने एक बहुत ही महंगी सी वॉच देती है, लेकिन उसकी फैमिली को तो गू के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो गू को एक बेकार कमरा देती है, जो देखकर गू
सोचने लगती है कि उसने एक बेकार कमरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पे कर दिया। और अगली सुबह वो उठती है तो देखती है कि सब लोग उठ चुके हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो जैसे ही नीचे आती है तो जिंग जिंग बताती है कि यहाँ पर जो भी रहते हैं उन्हें जल्दी उठना होगा और एक्सरसाइज करना होगा। और उसके बाद वो दोनों जॉगिंग पर गए होते हैं तो जिंग जिंग को बताती है कि मुझे मार्शल आर्ट मेरे पापा ने नहीं, मेरी मॉम ने सिखाया है। और उनकी मानना ये है कि लड़कियों को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और आने वाली प्रॉब्लम के साथ हमेशा लड़ना चाहिए। और यहाँ पर जिंग जिंग सोचने लगती है कि ऐसा भी गो ने क्या कर दिया है कि उसके पीछे इतने ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं। और दूसरी तरह गो की असिस्टेंट उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रही होती है और उसकी सारी सामान पैक करने के बाद वो गो के पास भेज देती है। और वो जैसे ही असिस्टेंट वहाँ से जाने वाला होती है तो ग्रैंडफादर की एम्प्लॉय उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें गो के बारे में पूछने लगती है। लेकिन असिस्टेंट तो उन्हें कुछ भी भूलता नहीं है। तो भी वहाँ पर मिस बेबी आ जाती है और उसे गो के बारे में पूछने लगती है। लेकिन जैसे ही सारी एम्प्लॉय चली जाती है तो मिस बेबी को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर दो ताकि तुम्हें कोई भी पकड़ ना सके। असल में वो गो के साथ पहले से ही मिला हुआ होती है। और दूसरी तरह गो की पार्सल जिंग जिंग के घर में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो अपनी कार्ड को पाती है तो वो जिंग जिंग को मदर को बोलती है कि मुझे एटीएम जाना होगा और इसलिए जिंग जिंग भी मेरी साथ चलेगी। लेकिन जिंग जिंग तो साफ साफ मना कर देती है। इसलिए गो उसकी मदर को बोलती है कि मैं इसके लिए ज़्यादा पे करूँगा, जो बात उसकी मदर मान जाती है। और उसके बाद वो जिंग जिंग के साथ बस स्टैंड पर खड़ा हुआ होती है और जैसे ही बस आती है तो वो दोनों बस के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ये गो का पहला टाइम था इसलिए गो को तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रही थी, जो कि जिंग जिंग नोटिस कर लेती है। इसलिए वो गो को अंदर देख कर वो गो को प्रोटेक्ट करने लगती है, जैसे कि एक लड़का एक लड़की को प्रोटेक्ट करती है। और वो जैसे ही एटीएम पर पहुंच जाती है तो वो जिंग जिंग को एटीएम पर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर वो जाएगा और कैमरे पर आ जाएगा तो उसकी ग्रैंडफादर को उसकी सेकंड अकाउंट के बारे में पता चल जाएगी। इसलिए वो जिंग जिंग को एटीएम पर भेजती है। और जैसे ही जिंग जिंग गो के अकाउंट पर इतना ज़्यादा पैसा देखती है तो उसे ऐसा लगती है कि गो शायद कोई मनी लॉन्ड्रिंग करती है और वो कोई गलत काम करती है, इसलिए उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है। इसलिए वो गो के पास जाती है और उसे एक मुक्का मारती है जिसमें गो की सिर से खून निकलने लगती है। और जैसे ही जिंग जिंग गो की सिर से खून दिखती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी गो उसे पकड़ लेती है और वो सोचने लगती है कि जिंग जिंग ने उसे क्यों मारा। मिस बे गो से मिलने के लिए जाती है तभी वो देखती है कि गो जिंग जिंग को उठाकर लेकर आ रही है। यह देखकर मिस बे तो हैरान हो जाती है और उसके साथ थोड़ा सा जेलस भी हो जाती है। और उसके बाद मिस बे जाकर गो से मिलती है और उसे एक फ़ोन देकर बताती है कि इस फ़ोन में तुम्हारी असिस्टेंट और मेरी नंबर है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और उसे पूछते कि तुम जिंग जिंग को ऐसे कैसे उठा सकते हो। तो वो उसे बताती है कि अगर जिंग जिंग मुझे छूती है तो मुझे कोई भी एलर्जी नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो मिस बे उसे समझाने लगती है कि तुम्हें कंपनी वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो तो उसे साफ साफ मना कर देती है। और दूसरी तरह जिंग जिंग जाकर अपनी पेरेंट्स को बताती है कि गो के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो शायद ये गलत काम कर कर कमाया हुआ है, इसलिए हमें उसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। और वो गो के खिलाफ उन्हें भड़काने लगती है, जो सुनकर जिंग जिंग के पापा तो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ से गो को भेज दूंगा बोलकर वो गो के पास जाने लगती है। और दूसरी तरह मिस बे और गो बात कर रही होती है तो मिस बे गो को बोलती है कि फिर भी तुम गो ग्रुप की एकलौता वारिस हो, इसलिए तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। और ये बातें जिंग जिंग की पेरेंट्स सुन लेती है और वो जैसे ही सुनती है कि गो ग्रुप की एकलौता वारिस है तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उनकी बिहेवियर गो के प्रति बदल जाती है। और उसके बाद गो जाकर जिंग जिंग की मॉम को सारी पैसा दे देती है और वो जिंग जिंग को अपनी बॉडीगार्ड हायर कर लेती है। और यहाँ पर तो जिंग जिंग को तो उसकी बॉडीगार्ड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अपनी मम्मी की प्रेशर की वजह से वो आखिरकार उसकी बॉडीगार्ड बन ही जाती है और वो और भी ज़्यादा पैसा पे करती है और वो जिंग जिंग की रूम पर भी कब्जा कर लेती है और वो जिंग जिंग को उसी की रूम से ही निकाल लेती है। और वो देखती है कि जिंग जिंग की रूम पर बहुत ही ज़्यादा पिंक कलर का सामान है तो वो
सारी पिंक कलर को बाहर निकालने लगती है। और यहाँ पर जिंग जिंग गो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गो तो उसकी कोई बात नहीं सुनता। और इसके बाद गो जिंग जिंग की मोम को बोलते कि क्या मुझे यहाँ पर एक लैपटॉप भी मिल सकती है। तो उसकी मोम जिंग जिंग की लैपटॉप गो को दे देती है। और यहाँ पर जिंग जिंग तो रुकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी मोम उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी गो बैठा हुआ होती है तो गलती से उसके हाथों से जिंग जिंग की एक डॉल गिर जाती है और वो टूट जाती है। जो देखकर जिंग जिंग तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो उसे बोलते कि मैं उसका पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। तो जिंग जिंग गुस्से में गो को बोलते कि क्या तुम उसका कीमत दे सकते हो, बोलकर यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही जिंग जिंग की लैपटॉप को ओपन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसी डॉल का पिक है। तो वो समझ जाती है कि ये जिंग जिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद वो जानबूझकर जिंग जिंग को ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। और बीच रात में जिंग जिंग आकर गो के रूम पर सो जाती है। तो भी गो जाकर जिंग जिंग को उठाती है तो जिंग जिंग को ऐसा लगती है कि गो उसके रूम पर आ गई है, इसलिए वो गो के साथ लड़ने लगती है। तो भी गो उसे याद दिलाती है कि ये मेरी रूम है। और जैसे ही जिंग जिंग को याद आती है कि ये गो की रूम है तो वो यहाँ से जाने लगती है। तो भी गो उसे रोक कर बोलती है कि आइंदा के बाद मुझे गलत इंसान मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। जो सुनकर जिंग जिंग तो यहाँ से भाग जाती है। और अगले दोनों खा रही होती है, लेकिन जिंग जिंग गो को तो कुछ भी सही से खाने के लिए नहीं दे रही होती है। तो भी वहाँ पर उसकी सीनियर आ जाती है तो जिंग जिंग की तो बिहेवियर बदल ही जाती है। और उसकी सीनियर उसे पूछती कि तुमने उस दिन साइन वाली इवेंट पर क्यों नहीं आई। तो जिंग जिंग झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाई। और यहाँ पर जिंग जिंग की सीनियर गो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गो तो अपनी अकड़ में होती है, इसलिए वो सीनियर से कोई भी बात नहीं करती। तो अभी सीनियर जिंग जिंग को अपनी ऑटोग्राफ वाली एक बुक देती है और बताती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए जाना होगा, बोल कर यहाँ से चली जाती है। और जिंग जिंग जैसे ही अपनी सीनियर को छोड़कर वापस आती है तो वो उससे पूछते कि क्या तुम तुम्हारी सीनियर को पसंद करते हो। तो जिंग जिंग उसे बता देती कि हाँ मैं उन्हें पसंद करती हूँ। तो वो बताती है कि लेकिन तुम्हारी सीनियर तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन जिंग जिंग तो उसे चुप करा देती है। और उसके बाद वो जिंग जिंग को ऐसे ही परेशान करने लगती है, कभी उसे अपनी कपड़े धुलाती है तो कभी उसे गर्म पानी लाने के लिए बोलती है और कभी कभी उसे अपनी पैर दबाने के लिए बोलती है। और जैसे ही जिंग जिंग ये सब करने के लिए मना करती है तो उसे अपनी मम की धमकी देने लगती है, इसलिए जिंग जिंग को ये सब ना चाहते हुए भी करना पड़ती है। और ये सारी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होती है, इसलिए वो अपनी बेस्टी आइमी से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी सारी दुखड़ा सुनाने लगती है। तो उसकी बेस्टी उसे बोलती है कि असल में गो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है और तुम देखना इसके बाद वो तुम्हें शॉपिंग पर भी लेकर जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारा बॉस पसंद नहीं है तो तुम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करो कि वो तुमसे बोर हो जाएगा और खुद ही तुमसे अलग हो जाएगा। और दूसरी तरह गो जिंग जिंग का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो उसके साथ एक एग्जीबिशन में जाने वाला होती है। और जैसे ही जिंसी आती है तो वो उससे बोलती है कि चलो आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुनकर जिंसी को तो आइमी की बात याद आ जाती है और वो सोचने लगती है कि वो आज एक अमीरजादे के साथ शॉपिंग पर चलेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी ये सपना टूट जाती है जब वो उसे बोलती है कि मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े ट्राई करनी है, इसलिए तुम जहाँ से हमेशा से कपड़ा लेते हो मुझे भी वहाँ पर लेकर चलो। इसलिए जिंसी अपने जानने वाली एक आंटी के पास गो को लेकर जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए गो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती है क्योंकि ऐसी जगह में वो पहली बार कभी आया नहीं होती। और जिंसी को आंटी को ऐसा लगती है कि ये जिंसी की बॉयफ्रेंड है और वो ड्रेस दिखाती है। और जैसे ही वो ड्रेस को ट्राई करती है तो उसकी आंटी जिंसी को बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड सच में बहुत ही अच्छा दिखती है। तो वो जिंसी को बोलती है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और कुछ टाइम के बाद जिंसी की भी सपना पूरा हो जाती है जब वो जिंसी को एक महंगी सी मॉल पर लेकर जाती है। और जैसे जिंसी ड्रेस ट्राई करती है और वो देखती है कि ड्रेस बहुत ही ज़्यादा महंगी है तो वो लेने से गो को मना कर देती है। तो वो बताती है कि तुम आज मेरे साथ एक एग्जीबिशन में चल रही हो, मेरी असिस्टेंट
बॉयफ्रेंड बनकर, इसलिए तुम उसे पहन लो। और जिनसी पहली बार हील भी पहन रही होती है, इसलिए उसे इसे चल भी नहीं पा रही होती है। और ये सारी चीजें गू भी देख रही होती है और उसे तो जिनसी बहुत क्यूट लगती है। और गू जिनसी को लेकर एक एग्जीबिशन में जाती है जहाँ पर कि गू एक स्कल्पचर को देख रही होती है। तभी उसके पास जिनसी आती है और उसे स्कल्पचर के बारे में बताने लगती है और उसे बताती है कि ये स्कल्पचर इतना भी अच्छा नहीं है। और ये बात शायद उस स्कल्पचर को बुरा लग गई थी। तभी जिनसी से कोई टकराती है और वो जाकर उसी स्कल्पचर से टकराती है जो नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी वहाँ का एम्प्लॉय आकर जिनसी को बताती है कि आपको इसका 3 लाख पे करना होगा, नहीं तो हम आपको सू करेंगे। और ये बात सुनकर जिनसी तो घबरा जाती है और सब लोग जिनसी को ही देख रही होती है। इसलिए वो जिनसी के बदले पे कर जिनसी को एम्बैरेसमेंट में बचा लेती है। और उसके बाद जिनसी का बिहेवियर गो की प्रति बदल जाती है और वो गो को एक ट्रीट देने के लिए लेकर जाती है और उसे बताती कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सारी पैसे लौटा दूंगा। तब गो उसे बोलती कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है, तुम 5 साल तक मेरी बॉडीगार्ड रहोगे। और ये बात जिनसी ना चाहते हुए भी मान लेती है और गो प्रूफ के हिसाब से उसकी एक वीडियो भी बनाती है। और उसके बाद जिनसी अपनी मदर के साथ होती है तो जो उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी सैलून पर कस्टमर लेकर आओगे तो तुम्हें उसका कोट मिलेगा। जो सुनकर जिनसी गो के बारे में सोचने लगती है। जिंगजिंग का मम अपनी काम पर होती है और वहाँ पर उनकी जितने भी कॉलीग होती है और उनकी सारी बेटी ऑलरेडी सेटल हो गई होती है, सिवाय जिंगजिंग की। ना जिंगजिंग के पास कोई नौकरी होती है ना कि उसकी कोई बॉयफ्रेंड होती है। तभी वहाँ पर ऐसा कुछ सीन होती है कि वो अपने फेशियल करने के लिए जिंगजिंग के साथ उसकी मम्मी की पार्लर पर पहुँच गया होती है। और जैसे ही जिंगजिंग की मम उन दोनों को साथ में देखती है तो वो अपनी कॉलीग को झूठ बोलने लगती है कि यही तो जिंगजिंग का बॉयफ्रेंड है और वो गो ग्रुप का एकलौता हायर भी है। और क्योंकि गो को जिंगजिंग के अलावा और कोई नहीं छू सकता था, इसलिए जिंगजिंग खुद ही गो का फेशियल करने लगती है। और जिंगजिंग गो को ये बोलकर उसे यहाँ पर लेकर आया होती है कि तुम्हारी फेस पर झुर्रियाँ हो रही है और तुम्हारी चारों तरफ से रिंकल हो रही है। और यहाँ पर जिंगजिंग 10 फेशियल की कीमत एक ही फेशियल पर बताने लगती है। और उसे पता था कि गो काफी अमीर है तो उसे उस चीज से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा और इसी बहाने में जिंगजिंग अच्छा सा कमीशन कमा लेगा। और गो का भी कमजोरी होती है कि उसे जिंगजिंग के अलावा और कोई भी छू ही नहीं सकता। और आखिर में जिंगजिंग पकड़ा जाती है जब वो वहाँ का प्राइस लिस्ट देख लेती है। और वो जैसे ही इसके बारे में जिंगजिंग को पूछती है तो जिंगजिंग उसे बताने लगती है कि हर ब्यूटिशियन की अलग अलग प्राइस होती है। और यहाँ पर मैंने तुम्हारी फेशियल किया और यहाँ पर मेरी फेशियल सबसे ज़्यादा हाई है। और ऐसे भी मैं डिसाइड करूँगा मैं अपनी सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करूँगा। और ऐसे भी तुम्हें ये सब पे करना होगा क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा और कोई भी छू ही नहीं सकता। और उसके बाद गो घर में जिंगजिंग को और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है क्योंकि अब जिंगजिंग उसकी बॉडीगार्ड के साथ साथ उसकी कर्जदार भी हो गई है। इसलिए गो तो उसे अपना शौक सुनने के लिए देती है और उसे तो अपना बॉडी भी मसाज कराती है और उसे प्राय टाइम उसे खुद को खिलाने के लिए भी बोलती है। और ये सारी चीज़ें से जिंगजिंग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होती है। तो वो उसे बोलती है कि जब तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। और जैसे ही वो दोनों वापस घर आ रही होती है तो अभी देखती है कि जिंगजिंग उसके सीनियर उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है। और जैसे ही जिंगजिंग अपने सीनियर को देखती है तो भागते हुए उनके पास जाती है। और जैसे ही वो उन दोनों को इतना करीब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। और जैसे ही सीनियर जिंगजिंग को अपनी बैग पर बैठा कर घर जाने वाला होती है तो गो उसे रोक देती है और वो जिंगजिंग को अपने पास लेकर आती है और उसे बोलती है कि मुझे अभी कॉफी पीना है लेकिन तुम मुझसे ऑर्डर नहीं कर सकती, इसलिए तुम जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। बोलकर वो जिंगजिंग को कॉफी लेने के लिए भेज देती है। और उसके बाद वो जिंगजिंग की सीनियर हंड्रन के पास
जाती है और उसके हाथों में जो बॉक्सेट होती है वो हानरान के बैग के ऊपर रख देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम उसे लेकर आ जाओ। और जैसे हानरान जिनसी के घर पर पहुंचती है और जिनसी की फैमिली हानरान को देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि हानरान उनकी पुराना स्टूडेंट होती है। और जिनसी हानरान से जल्दी मिलने के लिए वो भागते हुए कॉफ़ी लेकर आ जाती है। और वो जैसे ही कॉफ़ी गो को देती है तो वो बोलती है कि अभी मुझे कॉफ़ी पीने का कोई भी मन नहीं है, और वो वही कॉफ़ी जिनसी को दोबारा से दे देती है। ये देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जिनसी को ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। और उसके बाद जिनसी और हानरान बैठकर डिनर का प्रिपेयर कर रही होती है तो तभी आकर वो उनके बीच में बैठ जाती है और वो देखती है कि सारे लोग हानरान की इतना तारीफ कर रहे हैं तो उसे तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसलिए वो हानरान को देखकर उसी की तरह डम्पलिंग बनाने की कोशिश करती है, वो भी जिनसी के लिए। और उसके बाद जैसे ही खाने का टाइम आती है तो हानरान और जिनसी एक दूसरे को ऐसे ही खाना सर्व करने लगती है। और उसके बाद हानरान जिनसी को ऑफर करती है कि तुम मेरी नेक्स्ट बुक में मेरी लिटरेचर में थोड़ा सा मदद करो, वो भी पार्ट टाइम तरह। और यहाँ पर वो तो जिनसी को रुकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पार्ट टाइम की बात होती है इसलिए वो जिनसी को रुक ही नहीं पाता। और वो जाते वक्त जिनसी को टोंट मारती है कि जिनसी को लिटरेचर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो राइटर में है, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हानरान जब जिनसी को अपने लिटरेचर की काम के बारे में समझा रही होती है तो वो ऊपर से खड़ा होकर उन दोनों को देख रही होती है, जो देखकर वो को तो बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगती है। इसलिए वो किसी न किसी बहाने पर जिनसी को अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी जिनसी ठान लिया होती है, इसलिए वो की तो कोई बात नहीं सुनता। और उसके बाद हानरान जैसे ही अपनी सारी काम जिनसी को समझाती है तो जिनसी एक थम्स अप लाकर हानरान को देती है। और यहाँ पर जिनसी तो ये सोचने लगती है कि अगर वो अपने सीनियर के सामने मासूम बनने की कोशिश करेगा तो उसकी सीनियर को उससे प्यार हो जाएगा। इसलिए जिनसी वो थम्स अप अपने सीनियर को ओपन करने के लिए देती है, लेकिन उस टाइम पर वो आ जाती है और वो उसी थम्स अप को ले लेती है। और जैसे ही सीनियर यहाँ से चली जाती है तो वो जिनसी को बोलती है कि तुम्हारी सीनियर तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, मैंने उसकी आंखों से साफ साफ देखा है। और इस बात पर तो जिनसी थोड़ा सा नाराज हो जाती है। और अगले दिन सीनियर उसे घूमने के लिए बुलाया हुआ होती है तो जिनसी को ऐसा लग रही होती है कि ये उसके लिए एक डेट है। और वो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होती है और वो बाहर आती है, लेकिन वो आज उसे छुट्टी देने से साफ साफ मना कर देती है, जो देखकर हानरान बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गो का आज मूड ऑफ है, इसलिए क्यों ना आप भी हमारे साथ घूमने के लिए चले। और ये बात सुनकर वो तो खुश हो जाती है और वो फटाक से मान जाती है, लेकिन इस बात पर तो जिनजिंग अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो घर को उनके साथ चलेगा तो उनकी डेट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और उसके बाद वो तीनों घूमने के लिए गए होते हैं तो जिनसी जाकर उसकी और उसकी सीनियर के लिए कपल टी लेकर आती है, लेकिन उस सीनियर को देने से पहले ही वो तो उसे ले लेती है। और ऐसे ही को उन दोनों के बीच में बार बार आ रही होती है, जिससे देखकर जिनसी तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। इसलिए वो अपनी डेट को बचाने के लिए और अपनी रेस्क्यू करने के लिए अपनी बेस्टी आइमी को बुलाती है ताकि वो गो को उन दोनों से दूर रखे। और जैसे ही आइमी आती है तो जिनसी बोलती है कि क्यों ना हम कपल साइकिल पर घूमने के लिए चले। और जैसे ही वो दो कपल साइकिल रेंट करते हैं तो आइमी बताती है कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, इसलिए मैं मिस्टर गो के साथ चलूँगा। लेकिन मिस्टर गो से बताती है कि मुझे भी साइकिल चलाना नहीं आता और मुझे ह्यूमन नॉलेज चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और यहाँ पर जिनसी को ना चाहते हुए भी गो के साथ जाना पड़ती है। और वो अपनी पिकनिक स्पॉट पर पहुँच गई होती है, तभी उसकी ग्रैंडफादर की एक एम्प्लॉय की नज़र गो के ऊपर पड़ जाती है और वो गो की तरफ आने लगती है तो गो भी उसे देख लेती है और उसके बारे में जिंगजिंग को बताती है। तो पहले तो जिंगजिंग उसे थोड़ा सा डांट लगाती है कि तुमने आज इतना महंगी ड्रेस क्यों पहना, और वो
गू को वहाँ से भगा कर ले जाने लगती है और मिस्टर हु भी गू का पीछा करने लगती है। और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद मिस्टर हु गू को पकड़ लेती है, लेकिन जिनसी तो उन्हें पीट देती है और वो भागते हुए जाकर छुप जाती है। तभी मिस्टर हु उन्हें कुछ टाइम पर ढूंढते हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं मिलता है तो वो यहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही बाहर आती है और वो दोनों रास्ते के बीच पर खड़ा हुआ होती है तो भी एक बाइसाइकिल आने लगती है जो कि वो देख लेती है, इसलिए वो जिंग जिंग को अपनी तरह खींचने लगती है। तभी जिंग जिंग वो की तो बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है और जैसे ये बात उन दोनों को रियलाइज होती है तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। भाई गू से मिलने के लिए जिनसी के घर में जाती है और यहाँ पर घर पर आइमी और हानदान वापस आ गई होती है। और यहाँ पर हानदान तो जिनसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ऐसा भी गू ने क्या कर लिया है कि उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो अभी जिनसी और गू वापस आ जाती है तो मिस भाई की मुँह से निकलने वाला होती है कि जिनसी गू का बॉडीगार्ड है, लेकिन वो इस बात को कवर कर लेती है कि जिनसी उसकी सिर्फ एक असिस्टेंट है, क्योंकि जिनसी नहीं चाहता था कि उसकी बॉडीगार्ड जॉब के बारे में हानदान को पता चले। और यहाँ पर गो हानदान को पूरी तरह से कंफर्म कर देती है कि जिनसी उसकी सिर्फ एक असिस्टेंट है। और उसके बाद जिनसी वो अपने रूम पर चली जाती है तो मिस पे जाकर गो से साइड से मिलती है और मिस पे ये फील कर लिया होती है कि गो जिनसी के लिए फीलिंग्स रखती है, क्योंकि गो पहले इतना करीब किसी के भी नहीं गया था जितना करीब वो जिनसी के साथ है। और वो जिनसी के लिए सोचता भी है और वो जिनसी की सीक्रेट को छुपा कर भी रखती है, जिस बात पर तो मिस पे को बहुत ज़्यादा जलन होती है। और उसे देखकर साफ साफ हमें पता चलती है कि मिस पे काफ़ी टाइम से गू को पसंद भी करती है, इसलिए वो गू को एक मशवरा देती है कि अगर तुम बार बार अपनी लोकेशन बदलते रहोगे तो तुम्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद हानदान जिनसी से बात करने के लिए उसके रूम पर जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें और गू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम दोनों सिर्फ एक एम्प्लॉई हो, कुछ तो स्ट्रेंस है। तो जिनसी उसे पूरी तरह से तसल्ली देती है तो हानदान उसे बोलती है कि ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी है। और ये सुनकर जिनसी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हानदान को उसका कितना परवाह है। और उसके बाद वो दोनों नीचे बैठे हुए होते हैं तो हानदान उसे अपनी एक बुक सेरेमनी इवेंट पर इन्वाइट करती है जो कि एक दूसरे सिटी में होने वाला था। और वो जिनसी को बोलती है कि तुम वहाँ पर घूम भी सकते हो। और उसके बाद जिनसी ढेर सारा फूल लेकर गू के पास जाती है और उसे अपने हाथों से वो सारी फूल खिलाने लगती है। ये देखकर गू सोचने लगती है कि जिनसी वहाँ पर जाने के लिए कितना एक्साइटेड है, इसलिए वो जिनसी को बोलती है कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और यहाँ पर मैं रुक रुक कर तो बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ टाइम तक घूम लूँगा। और ऐसे भी तुम्हें ये एक पेड वेकेशन मिल रही है। और जैसे ही जाने का दिन आती है तो जिनसी अपने बहुत ज़्यादा सामान पैक कर लिया होती है। और जैसे ही वो ये देखती है तो उसे तो टोंट मारने लगती है और वो अपने सफ़र पर निकल जाती है। और जाते टाइम पर जिनसी तो वहीं कार पर ही सो जाती है, जो देखकर गो को तो जिनसी की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, इसलिए वो जाकर जिनसी की गर्दन को पकड़ लेती है ताकि उसकी गर्दन को और कहीं से भी चोट ना लगे। और उसके बाद वो अपने होटल पर पहुंच जाती है तो हानदान गो को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी हमारे साथ आने वाले हो, अगर पता होता तो मैं तुम्हारे लिए और एक रूम बुक कर देता, इसलिए तुम एक काम करना, तुम काउच पर सो जाना। लेकिन गो कहाँ ये सारी चीज़ें की आदत थी, ना कि उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और उसके बाद को देखते कि हानदान जिनसी को अपनी एक कोट दे रही है उसे आयरन करने के लिए, जो वो पहनकर कल इंटरव्यू देने वाला है। और उसके बाद जिनसी उसी कोट को ले जाकर आयरन कर रही होती है तो तभी उसके रूम में गू आती है तो जिनसी गलती से वही आयरन उसकी कोट के ऊपर रखकर वो गू से बात करने के लिए जाती है। और यहाँ पर गू तो गुस्से में होती है, इसलिए वो जिनसी को बोलती है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, इसलिए चलो हम और एक होटल पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर
रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। तो अभी उन्हें कुछ जलने की बदबू आती है और जिनसी जाकर देखती है कि उसने तो हानरान की कोट को जला दिया। और ये जैसे ही वो देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो उसे बताती है कि ये तो बहुत ही महंगी ब्रांड से है और वो कस्टमाइज डिजाइन है। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है तो उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी डिनर का टाइम हो जाती है तो जिंग जिंग उसी कोट को कबर्ड के अंदर छुपा देती है और वो डिनर पर चली जाती है। और वो तीनों डिनर पर होती है तो तभी वहाँ पर हेरनर की एक बहन आती है जो कि उसी रेस्टोरेंट का एक वेटर होती है। और हेरनर तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसके साथ अपनी फोटो भी खिंचाती है। लेकिन ये सारी बातें गुए को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिनसी उसे इतनी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन हानरान जिनसी को जैसे ट्रीट करती है बाकी लड़कियों को भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करती है। और उसी डिनर टेबल पर जिनसी तो कुछ भी सही से खा नहीं रही होती है क्योंकि वो उसी जले हुए कपड़े को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और वो जैसे ही जिनसी को देखती है तो वो समझ जाती है कि जिनसी किस बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो उसी शॉप का एड्रेस निकालती है जहाँ पर ये ब्रांड मिलती है और वो रिपेयर भी होती है। और वो जैसे ही जिनसी को भेजती है तो जिनसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गो को बहुत ही लंबी सी थैंक्स बोलती है और उसे बताती है कि तुम सच में एक बहुत ही अच्छा बॉस हो। और उसके बाद जिनसी उसी कपड़े को लेकर उसी शॉप पर पहुंच जाती है। तभी उसे पता चलती है कि गो पहले से ही उसका पेमेंट कर चुका है। ये सुनकर जिनसी सोचने लगती है कि मैं दोबारा से उसका कर्जदार बन गया। और दूसरी तरह गो जब होटल जाती है तो उसका लड़ाई हेरनैन से हो जाती है, इसलिए वो बाहर आकर सोफे पर सो रही होती है लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। इसलिए वो जिंग जिंग की रूम पर जाती है लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं पिटाया था। तो वो समझ जाती है कि जिंग जिंग अभी भी मॉल से नहीं आई है, इसलिए उसी मॉल में जाती है तो देखती है कि जिंग जिंग तो यहीं पर वेट करते करते सो गई है। इसलिए वो अपनी कोट उतार कर जिंग जिंग के ऊपर डालती है और वहीं पर बैठ जाती है और वो बैठते बैठते यहीं पर सो जाती है। और जब जिंग जिंग उठती है और गो को यहीं पर बैठता हुआ देखती है तो उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है और उसकी कोट उसे उड़ाने के लिए जाती है लेकिन तभी गो उठ जाती है तो दोनों वापस आ जाती है। और अगले सुबह जिंग जिंग जब वो कोट अपनी सीनियर को देती है तो उसकी सीनियर उस कोट का तारीफ करती है कि तुमने सच में बहुत ही अच्छे से प्रेस किया। और वो सीनियर अपनी इंटरव्यू देने के लिए यहाँ से चली जाती है और जिंग जिंग और गो एक आइलैंड में जाती है जहाँ पर कि सीनियर उन्हें जाकर बाद में ज्वाइन करेगा। और वो दोनों बोट का इंतजार कर रही होती है तो गो का असिस्टेंट गो को कॉल करती है और उसे बताए थे कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें बोला कि जिस लड़की को छूने के बाद तुम्हें एलर्जी नहीं होती है तुम्हें उसकी और ज़्यादा करीब जाना चाहिए ताकि तुम्हारी एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये बातें गो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और दूसरी तरह गो की असिस्टेंट की मुलाकात आज आइमी से होती है और आइमी उसे एक अम्ब्रेला देकर उसकी मदद करती है। और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रही होती है कि जैसे कि वो दोनों कपल बनने ही वाले हैं। और उसके बाद गो और जिंग जिंग उसी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर कि जिंग जिंग तो आज बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो आज आइलैंड पर हेरनैन को प्रपोज करने वाली है। और वो जैसे ही आइलैंड पर पहुँचती है और जा रही होती है तो जिंग जिंग की बैग की एक पहिया टूट जाती है जो देखकर गो से बोलती है कि ये अपशगुन है, इसलिए तुम्हें आज उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिंग जिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए गो जानबूझकर जिंग जिंग और हेरिट की फोटो के ऊपर को गिरा देती है और उसे बताई थी कि ये भी एक अपशगुन है, इसलिए तुम्हें आज उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिंग जिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए गो उसे बोलती है कि तुम ये सारी फोटो में सबसे खराब लग रही हो, इसलिए तुम्हें आज उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर गो तो जिंग जिंग को रुकने की पूरी कोशिश करती है। तभी जिंग जिंग गो को पूछती कि क्या तुमने जिंदगी में कभी प्यार किया है। लेकिन गो उसे बोलती कि मैं लोगों के सबक से सीखती हूँ। और यहाँ पर जिंग जिंग समझ जाती है कि गो ने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया है, इसलिए वो गो का मजाक उड़ाने लगती है।
जिनसी हांडन को मैसेज कर उस आइलैंड पर आने के लिए बोलती है, लेकिन कौन सी वाला आइलैंड इसके बारे में वो हांडन को कुछ ही बताता नहीं है। और उसके बाद जिनसी हार्ट के आकार में सारी कैंडल लाइट को अरेंज करने लगती है, जो करते करते उसकी बैग तो पूरी तरह से लग जाती है। इसलिए वो गू को बुलाती है उसे उठने में उसकी मदद करने के लिए, और उसी बीच गू उसे उठाने के बीच में उसकी कैंडल लाइट को खराब कर देती है। और वो जिनसी को बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला ना आज प्रपोज करने का दिन नहीं है, क्योंकि सारी काम उल्टी हो रही है। जो सुनकर जिनसी उसे गुस्से में बोलती है कि मैं कुछ भी करूँ इसमें तुम्हें क्या है, अगर मैं उसे प्रपोज नहीं करूँगा तो इसमें तुम्हारी क्या फ़ायदा। और ये सुनकर गू तो उसे कुछ ही बोल ही नहीं पाता। और उसके बाद जिंग जिंग एक सर्कल बनाकर गू को वहाँ पर कैद कर देती है कि तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो तुम गड़बड़ करोगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जिंग जिंग गू को उसकी मदद करने के लिए बुलाती है, क्योंकि उसे अकेला टेंट बनाई नहीं जा रही होती है। और जब गू को पता चलती है कि जिंग जिंग ये सब हांडन के साथ एक रोमांटिक डेट के लिए प्लान कर रही है, तो उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिनसी की मोबाइल डेड हो चुकी थी और वो हांडन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए गू को उसकी फोन मांगती है ताकि वो हांडन से कांटेक्ट कर सके। लेकिन जिनसी डेकोरेट करने के टाइम पर एक मधुमक्खी की छत्ते को छेड़ दिया था, जिस वजह से वो मधुमक्खी उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। और उसी भागदौड़ के बीच में जिनसी से गू की फोन पानी में गिर जाती है। और यहाँ पर गू जिनसी को बचाते हुए उसी टेंट में लेकर चल जाती है जहाँ पर कि जिनसी हांडन के साथ जाना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए गू के साथ वहाँ पर चली जाती है। और मधुमक्खी उन दोनों के पीछे पड़ गई थी, इसलिए गलती से उन दोनों के बीच में एक किस हो जाती है, जो देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। लेकिन जिनसी जब देखती है कि गू उसे बचाने के टाइम पर उसकी पैर को चोट लग गई, तो वो गू को कुछ ही बोलता नहीं है। लेकिन जब जिनसी देखती है कि आखिरी बोर्ड जाने का टाइम हो गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो पहुंचने से पहले ही आखिरी बोर्ड चली गई थी, इसलिए जिनसी तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो सोचा था वो हांडन के साथ वहाँ पर अपनी डेट मनाएगा, लेकिन वो तो गू के साथ वहाँ पर फंस गया होती है। और दूसरी तरह हांडन भी जिनसी को लेकर काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसे वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रही होती है। और यहाँ पर गू आकर सारी लाइट को ऑन कर लिया होती है और वो सारी कैंडल को भी जला लिया होती है। और जैसे ही जिनसी ये सारी चीज़ देखती है तो वो सोचने लगती है कि ऐसे भी ये सारी चीज़ें वेस्ट होने वाली थी, इसलिए वो एक फायर निकालती है और उसके साथ खेलने लगती है, जो देखकर गू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो जिंग जिंग को बताती है कि मेरी दादाजी कभी भी मुझे ऐसी चीज़ से खेलने के लिए नहीं दे देते, क्योंकि उनका मानना यही था कि हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं चाहिए। और वो जिंग जिंग से एक फायरवर्क लेती है और उसके साथ खेलने लगती है, जो देखकर जिंग जिंग सोचने लगती है कि मुझे लगता था कि अमीर लोग जो चाहते थे वो ये कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरह हांडन होटल आकर जिनसी को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे तो जिनसी कहीं पर भी नहीं मिलती और गू भी वापस नहीं आया होती है। इसलिए हांडन तो जिनसी को लेकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद गू और जिनसी एक ही टेंट के अंदर बैठे ही होते हैं, तो जिनसी गू को बोलती है कि तुम्हारी नज़र शायद मेरी प्लानिंग और खुशियाँ के ऊपर पड़ गई है, इसलिए मेरा कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। लेकिन गू से बोलती है कि अगर तुम पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो कि हांडन भी तुम्हें पसंद करती है, तो तुम उसे प्रपोज क्यों कर रहे हो। लेकिन गू को वहाँ पर यह पता चलती है जब जिनसी उसे बोलती है कि मैं हांडन के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करती हूँ, तो गू उसे बोलती है कि क्या तुम पूरी तरह से कन्फर्म हो कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए या एक बॉडीगार्ड चाहिए। लेकिन जिनसी इसके बारे में कुछ भी बोलता नहीं है। और वो गू को पूछते कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है या तुम्हारा कभी कोई क्रश नहीं है। लेकिन गू भी इसके बारे में जिनसी को कुछ ही बोलता नहीं है। लेकिन जैसे ही सोने का टाइम आती है तो गू को तो स्लीपिंग से हमेशा से प्रॉब्लम थी, तो जिनसी उसे बोलती है कि आज तुम नेचर में हो, इसलिए तुम आज बहुत ही अच्छे से सोओगे। और जैसे ही वो सोने के लिए जाती है तो उसे जिनसी की वही बात याद आती है जब जिनसी ने उसे पूछा था कि क्या तुम्हें कभी किसी के ऊपर प्यार नहीं हुआ है। तो अभी गू को तो जिनसी का ही चेहरा दिखाई दे रही होती है, इसलिए गू सोचने लगती है कि
क्या उसे जिनसी से प्यार हो गया है। और अगले मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है तो उसने इस रात बहुत ही अच्छी तरह से नेचर में सोया था। और जैसे ही वो दोनों टाइम देखते हैं तो टाइम 11 बज गई थी और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन दोनों को इतना लेट हो जाएगा। और दूसरी तरह हंटन की साइन इवेंट ख़त्म होने वाली थी, लेकिन जिनसी का कोई भी पता नहीं था। और जैसे ही उसका साइन इवेंट ख़त्म होती है तो भी वहाँ पर जिनसी आ जाती है। और हंटन को तो जिनसी का बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, इसलिए उसे पूछती कि कल रात तुम कहाँ पर थी, क्या तुम्हारे साथ गो भी था, तुम सेफ तो हो ना। तो जिंग बताती है कि इसमें सारी गलती मेरी है, मेरी गलती की वजह से गो की फोन पानी में गिर गया और मुझे बचाते टाइम पर गो को चोट लग गई और मैंने गलत टाइम देख लिया था, इसलिए हमसे आखिरी बोट भी मिस हो गया। और गो क्योंकि हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता था इसलिए सब घर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जिंग की फादर गो के लिए एक ट्रेडिशनल मेडिसिन लेकर आते हैं, लेकिन गो तो किसी को खुद को छूने भी नहीं देता था सिवाय जिंग की। तो भी वहाँ पर वो जिंग की पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है कि जिंग बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उसकी फेवरेट वाला टॉय टूट गई है, जिस वजह से जिंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। जो सुनकर वो अपने असिस्टेंट को बोलकर कुछ क्ले मंगाती है जिसमें वो एक टॉय बनाने लगती है और उसकी असिस्टेंट साउतो भी उसे देख कर एक टॉय बनाने लगती है। और जब वो बना देती है तो देखती है कि वो टॉय बिल्कुल उसी की तरह देख रहा था, इसलिए गो को उस कल्चर के बारे में पूछती है तो गो से आर्ट और कल्चर के जवान में कुछ ऐसी जवाब देती है कि यू एंड मी एंड वो जो बात है कि साउथ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने कल्चर पकड़ती है और यहाँ से चली जाती है। और वो जाते टाइम पर आईमी के स्टोर पर पहुँचती है तो वो वहीं पर अटक जाती है। और जब आईमी साउथ को देखती है तो उसे अंदर बुला लेती है। और क्योंकि आईमी का बिजनेस सही से चल नहीं रही होती है इसलिए वो साउथ को अपनी बिजनेस को सही से चलाने के लिए कुछ आइडिया मांगती है। तो साउथ भी उसकी बिजनेस के लिए कुछ आइडिया दे देती है और उसने जो कल्चर बनाया हुआ होती है उस कल्चर भी वो हेमी को दे देती है और उसे बताती है कि अगर वहाँ पर तुम एक कल्चर बनाने की एक फैसिलिटी बना दोगे तो यहाँ पर कपल ज़्यादा आएंगे। और वही रट्टी रटाई बातें उसे बताई थी कि जो गू ने उसे बोला था यू एंड मी एंड यू, जो बातें आईमी को तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है कि ये लड़का कितना डीप बात बोलती है। और जैसे ही साउथ यहाँ से चली जाती है तो आईमी जाकर उसी बात को इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलती है कि ये हार्ट के ज़मान में अपने दिल की बात सामने वाला को बोलना है। जो देखकर आईमी तो मिसअंडरस्टैंड कर देती है कि साउथ भी उसे पसंद करती है और वो एक डॉल बनाकर ले जाकर जिंग की रूम के बाहर रख देती है। और जब जिंग उसी डॉल को देखती है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी पहली वाली डॉल को बेबी बुलाया करता था, इसीलिए वो जाकर गो को थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी बेबी मुझे वापस कर दी। लेकिन गो बोलती है कि इसको मैंने बनाया है इसलिए मेरी बेबी है, जिस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है कि ये मेरी बेबी है नहीं तो ये मेरी बेबी है। और उन दोनों का बहस इस बात पर शांत होती है कि ये बेबी हमारी है। और जब उन दोनों को रियलाइज होती है कि उन दोनों ने क्या बोला है तो वो दोनों थोड़ा सा awkward हो जाते हैं। और उसके बाद गो का घर पर दिल नहीं लग रहा था इसलिए वो जिंग को बोलती है कि मुझे बाहर वॉक पर जानी है और बाहर डिनर भी करनी है। और बॉस का ऑर्डर था इसलिए जिंग उसे मना भी नहीं कर पाता था, इसलिए उसे लेकर वो वॉक पर जाने लगती है और दोनों वॉक पर चल रही होती है। तो भी जिंग गो को बोलती है कि तुमने इसके दिनों में काफ़ी बदल गए हो, तुम पहले किसी को खुद को छूने के लिए भी नहीं देते थे, ना कि तुमने मेरे इतना करीब कभी आया है। और सच में गो भी काफ़ी दिनों से बदल गया है, वो पहले जिंग की भी इतना करीब नहीं गया था। और ये बात जैसे ही उसे रियलाइज होती है तो वो जिंग से दूर हो जाती है। और उसी रास्ते में आईमी आ रही होती है तो उसकी टक्कर गो से होने वाली थी, लेकिन जिंग गो को बचा
लेती है और उसी चक्कर में वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है। जो देखकर आयमी तो कुछ और ही सोच लेती है और उन्हें पूछती है कि तुम दोनों इतने रात में यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके बाद वो तीनों एक स्टॉल में होती है जहाँ पर कि गू तो पहली बार आ रही थी। असल में वो जिंग जिंग के साथ मिलकर सच में बहुत ज़्यादा बदल गई है। और यहाँ पर आयमी जिंसी को बताती है कि मेरी एक बॉयफ्रेंड बनने वाली है। जो सुनकर जिंसी तो उसके लिए खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम्हें तो बॉयफ्रेंड मिलने वाली है, लेकिन मुझे पता नहीं मेरी बॉयफ्रेंड मुझे कब मिलेगा। जो सुनकर आयमी उसे बोलती है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड तो तुम्हारे सामने है और उसके सामने और कोई नहीं वो बैठा हुआ होती है। लेकिन आयमी कुछ टाइम के बाद अपनी बात बदल कर बोलती है कि मैं आनंद की बात बोल रही थी, ना कि तुम्हारी। और वो जिनसी को बोलती है कि तुम जल्दी अपना फीलिंग्स आनंद को बता दो, नहीं तो उसे और कोई लड़की चुरा ले जाएगा। और ये बात जैसे ही गू सुनती है तो उसकी मुंह से तो खाना ही निकल जाती है और खाना तो उसकी मुंह से नीचे ही नहीं जाता। और अगली सुबह गू जब आकर घर की दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर हांडान आई है। और जैसे ही वो हांडान को देखती है तो उसकी मुँह ही उतर जाती है। तभी पता चलती है कि वहाँ पर हांडान को जिनसी का फादर ने बुलाया होती है। और जिनसी का फादर बोलती है कि मुझे तुम तीनों का मदद चाहिए। असल में वो जिनसी की मम को एक सरप्राइज देना चाहते थे। आज से 30 साल पहले आज के दिन पर वो जिनसी की मम से पहली बार मिले थे और उन दोनों का पहली मुलाकात एक डिस्को बार में हुआ था। इसलिए वो घर को बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट करना चाहते थे और वो जिनसी की मम की सारी फेवरेट डिश बनाना चाहते थे। इसलिए वो बोलती है कि कुछ लोग जाकर बाजार से सामान लेकर आ जाओ और कुछ लोग मेरी यहाँ पर मदद करो। और जब गू को पता चलती है कि जिनसी मार्केट जाने वाली टीम में है तो वो बोलती है कि मुझे अभी विवाह करने की मन कर रही है। लेकिन जिनसी के फादर उसे बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते कि तुम्हारी पैर पर चोट लगी हुई है। इसलिए जिनसी हांडान के साथ मार्केट शॉपिंग के लिए चली जाती है। और यहाँ पर घर में गू होती है और वो सोच रही होती है कि क्या मार्केट पर जिनसी हांडान को प्रपोज कर देगा। लेकिन वो सोचने लगती है कि वहाँ पर तो इतने लोग होंगे। लेकिन ये सोचती है कि अगर जिनसी रुकले की ब्रैकेट को बुके बनाकर अगर वो हांडान को प्रपोज कर देगा, अगर हांडान भी उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बातें तो गू को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। इसलिए वो जिनसी के फादर को फ्लावर लाने की बहाना देकर यहाँ से चली जाती है और वो बाहर जाकर साउथ से फ्लावर मंगाती है और वो उसी मार्केट में पहुँच जाती है जहाँ पर कि जिंग जिंग और हांडान गए होते हैं। और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए वो तो पहले अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत करती है और वो जिंग जिंग के लिए अंदर चली जाती है तो देखती है कि जिंग जिंग और हांडान तो अपनी शॉपिंग कर रही है। इसलिए वो छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है और उन दोनों के ऊपर नजर रखने लगती है। तभी वो देखती है कि जिंग जिंग और हांडान टमाटर उठाते वक्त उनके हाथ एक दूसरे से टकरा गई है। जो देखकर गू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वहाँ पर जो लौकी होती है गुस्से में उस लौकी को टूटने लगती है। और उन दोनों का पीछा करते टाइम जब उसे जिंग जिंग देखने वाली होती है तो वो वहाँ पर एक वार्कर के पीछे छुप जाती है और उस टाइम पर वो वार्कर उसे भी छू देती है तो गू को अपना एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसलिए भीड़ इकट्ठा होने लगती है और जिंग जिंग भी उसे देख लेती है। और उसके बाद तीनों आ रही होती है तो गू को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि वो जिंग जिंग के सामने बेहोश क्यों हो गया। और यहाँ पर हांडान जिंग जिंग को बोलती है कि वो सिर्फ तुम्हारी एक बॉस नहीं है, शायद वो तुम्हें पसंद भी करती है। लेकिन जिंग जिंग उसे पूरी तरह से दिलासा देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मुझे अपनी एक मेड की तरह सोचता होगा। और दूसरी तरह साउ तो वो से बात कर रही होती है कि मैं फ्लावर लेकर आपके पास जल्द से पहुंच रही हूँ। और ये बातें डायरेक्टर लोग को एक आदमी सुन लेती है और वो डायरेक्टर लोग को बताती है तो वो साउतो का पीछा करने लगती है। और जब साउतो को पता चलती है कि डायरेक्टर लोग उसका पीछा कर रही होती है तो वो गू के पास ना जाते हुए वो आयमी की शॉप पर चली जाती है। और जैसे ही
आईमी उसे ऐसी देखती है तो वो सोचने लगती है कि साउथ तो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आई है, इसलिए वो जाकर बताती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और क्योंकि उन दोनों को सारे लोग देख रही होती है इसलिए साउथ तो कुछ ही बोल ही नहीं पाता। और यहाँ पर आईमी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे आखिरकार बॉयफ्रेंड मिल गई। और दूसरी तरह जेंसिका मॉम जब घर आती है तो देखती है कि जेंसिका डैड ने उनके लिए बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, जो देखकर जेंसिका मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो जेंसी के पापा को बताती है कि मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी चाहिए थी जो कि मैंने 30 साल पहले तुम्हारे पास देख ली थी। जो बात है गू की तो पूरी तरह से दिल को छू लेती है और वो सोचने लगती है कि जिंगजिंग भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। और उसके बाद गू बैठा हुआ होती है तो आंटी उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तो गू बताती है कि मेरी एक दोस्त है, अगर वो किसी लड़के से बात करती है तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो सुनकर आंटी तो हंसने लगती है और वो गू को बताती है कि इसे एक तरफा प्यार करते हैं। ये सुनकर गू तो कुछ सोचने लगती है और वो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाती है कि क्या मैं जिंगजिंग को पसंद करती हूँ। और जैसे ही वो जिंगजिंग की मदद से और भी ज़्यादा बात करती है तो वो भी पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती है कि वो भी जिंगजिंग को सच में पसंद करती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।